अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हम अपने चैप्टर 3 के अगले लेक्चर के ऊपर अब बात करने जाएंगे। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल को बेटा डिस्कस कर लिया था। अब हम मज़ीद आगे मूव करेंगे और इस चैप्टर के हमारे सेकंड लास्ट टॉपिक की तरफ देखेंगे। और हमारा इस चैप्टर का जो सेकंड लास्ट टॉपिक है वो बोहर्स एटॉमिक मॉडल है। तो बोहर्स एटॉमिक मॉडल क्या होता है, कैसा होता है, क्या है और क्यों है। सबसे पहला सवाल तो ये है कि ये बोहर्स एटॉमिक मॉडल क्यों है। व्हेन वी हैव रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, जब हमारे पास रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था तो हमें बोहर के एटॉमिक मॉडल की क्या ज़रूरत पड़ी और बोहर के एटॉमिक मॉडल को हम क्यों एक्सेप्ट करते हैं। तो इस हवाले से कुछ बुनियादी बातें आपके आगे रख लेते हैं। बोहर्स एटॉमिक मॉडल बेटा 1913 में आया था और रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल 1911 में दिया था। 1911 में रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल दिया है और रदरफोर्ड के बाद बोहर ने एटॉमिक मॉडल दिया है। ठीक है। अच्छा, रदरफोर्ड का जूनियर, रदरफोर्ड का ये कह सकते हैं कि स्टूडेंट, रदरफोर्ड का दोस्त था बोहर, जिसने एटॉमिक मॉडल 1913 में दिया। और रदरफोर्ड ने एटॉमिक मॉडल जो अपना दिया था वो दिया था इस बुनियाद पर क्योंकि बोहर ने अपना एटॉमिक मॉडल जो दिया था 1913 में, वो रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट्स की सूरत में दिया था। आपको याद होगा लास्ट क्लास में भी हम बात कर चुके हैं कि रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल पर दो उंगलियां उठी थी, दो डिफेक्ट्स आए थे। एक तो सवाल ये था कि अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली घूमता है एटम में, तो मैक्स प्लैंक थ्योरी के मुताबिक या क्लासिकल फिज़िक्स के मुताबिक बात यह है कि जब भी कोई चार्ज बॉडी मूव करती है तो वो एनर्जी डेसिपेट करती है, एनर्जी खर्च करती है। अब उस खर्च होने वाली एनर्जी की वजह से आहिस्ता आहिस्ता इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी और कम होते होते एक वक्त ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी और जब ज़ीरो एनर्जी हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस पर गिर जाएगा, न्यूक्लियस पर फॉल हो जाएगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। पहला ऑब्जेक्शन तो रदरफोर्ड साहब पर ये था। ठीक है। अच्छा, ऑब्जेक्शन याद रखना है क्योंकि ऑब्जेक्शन याद रहेगा तो फिर बोहर का एटॉमिक मॉडल समझ में आ जाएगा। पहला ऑब्जेक्शन, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्यों नहीं गिरता। दूसरा ऑब्जेक्शन था स्पेक्ट्रम के हवाले से। असल में एटम में इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता है, तो ख्याल ये जाहिर किया जाता था कि अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली एटम में रिवॉल्व कर रहा है, यानी कि कंटिन्यूसली सर्कुलर पाथ में वो घूम रहा है, तो जब हम उसका स्पेक्ट्रम लेंगे तो दैट स्पेक्ट्रम, क्योंकि कंटिन्यूस मूवमेंट में है बॉडी, तो कंटिन्यूसली एनर्जी रिलीज और गेन हो रहा होगा, तो उसका स्पेक्ट्रम भी जो आना चाहिए वो कंटिन्यूस आना चाहिए। लेकिन एटम का स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस नहीं आता। इलेक्ट्रॉन या एटम का स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम आता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं आता। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम एक ऐसा स्पेक्ट्रम होता है बेटा जिसमें एक के बाद एक में दूसरा कलर बहुत ज़्यादा, जैसे कह सकते हैं, जम हुआ होता है, बिल्कुल मिक्स हुए होते हैं आपस में। जैसे देख सकते हो कि यहाँ पे वायोलेट है, फिर इंडिगो है, फिर ब्लू कलर आ जाता है, ब्लू कलर आ जाता है, ब्लू के बाद ग्रीन स्टार्ट हो जाए, येलो, ऑरेंज, देन रेड। अच्छा, इन कलर की ना कुछ बाउंड्रीज नहीं है, एक के बाद दूसरा कलर ऐसे स्टार्ट हो रहा है कि हम कह नहीं सकते कि कौन सा कलर कहाँ ख़त्म हुआ और कौन सा कलर कहाँ शुरू हुआ। तो ऐसा स्पेक्ट्रम जो है वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहलाता है। लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है कि लाइन स्पेक्ट्रम में कलर की ना बहुत बारीक बारीक सी लाइन बनती है। जैसे यहाँ देख सकते हो, एक ये छोटी सी लाइन, कुछ कलरफुल हमें लाइंस नज़र आ रही हैं। तो ऐसी कलर की छोटी छोटी सी लाइंस आती हैं और ज़्यादातर हिस्सा जो स्क्रीन का होता है, जहाँ पे कलर आना होता है, वो खाली होता है। तो ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम वाली बात थी, जिससे जो रदरफोर्ड के दो डिफेक्ट्स थे। पहला डिफेक्ट, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे क्यों नहीं गिरता। दूसरा दूसरा डिफेक्ट कि इलेक्ट्रॉन का स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस क्यों नहीं आता, लाइन स्पेक्ट्रम क्यों आता है। ये दो डिफेक्ट्स याद रखिएगा। अब आ जाते हैं हम बोहर के एटॉमिक मॉडल पर। तो बोहर ने अपने एटॉमिक मॉडल में, बोहर एटॉमिक मॉडल में सबसे पहली जो बात हुई है वो तो, बोहर ने जो बात की उसने कहा फिक्स सर्कुलर पाथ। उसने कहा कि जो एटम होता है, मतलब एटम का स्ट्रक्चर वैसा ही है जैसा रदरफोर्ड ने बताया है। ठीक है, यानी कि उसने भी कहा कि एटम सर्कुलर ही होता है। उसने भी यही कहा कि पॉजिटिव चार्ज यानी कि प्रोटॉन्स जो है वो न्यूक्लियस में होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेल्स में होते हैं। उसने ये भी कहा कि इलेक्ट्रॉन्स शेल में कंटिन्यूसली रोटेट भी करते हैं, रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के अराउंड। यानी कि सारी बातें रदरफोर्ड वाली उसने मानी है बहुत। अब उसने कुछ बातें कही, उसने कहा
कि भाई इलेक्ट्रॉन जो है ना हमेशा फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में रहता है। फिक्स्ड सर्कुलर पाथ का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए ये एटम के न्यूक्लियस का सेंटर है, मतलब ये पूरे एटम का एक सेंटर पॉइंट है, ठीक है, तो मैंने हाईलाइट किया ये एटम का सर्कुलर पॉइंट मतलब सेंटर पॉइंट है। अब इस सेंटर पॉइंट से इस पहले शेल तक का जो फासला है वो रेडियस हो जाएगा, क्या कहलाएगा वो? रेडियस कहलाएगा फर्स्ट शेल का। फर्स्ट शेल का ये रेडियस है। इसी तरीके से इस सेंटर से लेकर ये दूसरे शेल तक का जो फासला है ये रेडियस कहलाएगा सेकंड शेल का, ठीक है, ये रेडियस कहलाएगा सेकंड शेल का, ठीक है बेटा। तो यानी कि ये रेडियसेस जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। मतलब उसने ये कहा कि ये जो रेडियस है ना, सेंटर से लेके पहले शेल तक का फासला, सेंटर से लेके दूसरे शेल तक का फासला, अच्छा अगर कोई तीसरा शेल होता तो सेंटर से लेके तीसरे शेल तक का फासला, ये जो रेडियस है एटॉमिक रेडियस किसी भी एटम का हमेशा फिक्स रहता है। फिक्स सर्कुलर पाथ का मतलब ये है कि एटॉमिक रेडियस हमेशा फिक्स रहता है, वो चेंज नहीं होता। उसका ऑब्जेक्शन मतलब उसने पहली बात तो ये कही है और बड़ी सिंपल सी बात है कि ऐसा नहीं होता कि ये शेल कभी मूड हुआ थोड़ा सा खिसक के न्यूक्लियस के करीब आ गया, कभी न्यूक्लियस से थोड़ा दूर चला गया, ऐसा नहीं होता। मतलब जो एक बार ये जितने डिस्टेंस पर एक बार खल्क हुआ बना, वैसा ही ये ताहद्दे क़यामत उतने ही फासले पर ये शेल रहेगा। ये शेल का फासला कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद हम अपने दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, दूसरे पॉइंट में बोहर साहब कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन्स जिन शेल्स में रहते हैं, इलेक्ट्रॉन लिव्स इन शेल, उसने कहा इलेक्ट्रॉन शेल्स में रहते हैं, जैसा कि रदरफोर्ड ने कहा था। एंड दीज शेल्स आर, और उसने कहा कि ये शेल्स जो हैं आर स्टेशनरी शेल्स। स्टेशनरी, अच्छा स्टेशनरी जो हम पढ़ने लिखने के लिए गैजेट्स इस्तेमाल करते हैं, पेन पेंसिल बॉक्स ये सब, एक तो वो स्टेशनरी कहलाती है। एक इंग्लिश में अगर हम स्टेशनरी का मतलब लें, इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेशन करें, तो स्टेशनरी का मतलब होता है इन स्टेट ऑफ रेस्ट। फिजिक्स में आप पढ़ चुके होंगे, इन स्टेट ऑफ रेस्ट, एक ऐसी चीज़ जो कोई कोई ऐसी चीज़ जो रुकी हुई, रुकी हुई हालत में जो चीज़ होती है उसको स्टेशनरी कहते हैं। तो यहाँ पर भी स्टेशनरी शेल का मतलब सर यही है कि स्टेशनरी शेल मतलब रुका हुआ, इसका मतलब ये है कि एटम के शेल जो है वो भागते रहते हैं? नहीं, यहाँ पे स्टेशनरी शेल का मतलब ये नहीं है। यहाँ पे स्टेशनरी शेल का मतलब ये है कि एक ऐसा शेल जिसकी एनर्जी जो है, एनर्जी की वैल्यू है, उस एनर्जी की वैल्यू रिमेन्स फिक्स, वो एनर्जी की वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। बेसिकली किसी एटम का अगर मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के अराउंड शेल्स हैं। मान लीजिए ये पहला शेल, सॉरी, मान लीजिए ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, ठीक है, ये तीसरा शेल और ये चौथा शेल, ठीक है। अब ये जो शेल्स हैं, इन शेल की, हर शेल की अपनी एक मखसूस एनर्जी वैल्यू होगी। जैसे फॉर एग्जांपल पहले शेल की एनर्जी वैल्यू 20 है, दूसरे की 40 है, तीसरे की 60 है, चौथे की 80 है। तो ये जो एनर्जी वैल्यूज है ना हर शेल की, ये किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होती, ठीक है। ये एनर्जी वैल्यूज किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होती, यानी कि एनर्जी वैल्यूज, एनर्जी वैल्यू ऑफ अ शेल, किसी शेल की एनर्जी वैल्यू चेंज कभी नहीं होती, कभी भी ऑल्टर नहीं होती, कभी भी चेंज नहीं होती, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हो सकता है किसी के जहन में सवाल आए कि सर हमने तो ये पढ़ा है कि एटम एनर्जी गेन करता है, एटम एनर्जी लूज करता है, तो ये जो एटम एनर्जी गेन कर रहा है और एटम एनर्जी लूज कर रहा है, तो सर ये वाली बात अगर है तो फिर ये शेल तो एनर्जी चेंज करने चाहिए। तो यहाँ मैं बता दूं कि बेटा एटम जो एनर्जी गेन या लूज करता है ना, बेसिकली वो इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन या लूज करता है। एटम के शेल की एनर्जी तो फिक्स रहती है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन या लूज कर देता है। एटम की मतलब शेल की एनर्जी चेंज नहीं होती, सही है ना। उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन रहते हैं
शेल्स में, और वो कौन से शेल्स होते हैं? वो स्टेशनरी शेल्स होते हैं जिनकी एनर्जी की वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है। ठीक है बेटा। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर मेरे पास हर शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। अब देखो, जिस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है, हर शेल में एनर्जी की, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है ना बेटा, वो फिक्स होगी। हर शेल में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी की वैल्यू है बेटा, वो हमेशा फिक्स रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। मतलब कहने का क्या है, जैसे अब इलेक्ट्रॉन पहले शेल में है, ये वाला इलेक्ट्रॉन पहले शेल में है, तो इस शेल की एनर्जी 20 है, तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी 20 रहेगी। ये जब तक इस शेल में घूमता रहेगा तब तक इसकी एनर्जी 20 रहेगी, 20 से कम इसकी एनर्जी नहीं होगी। ठीक है। अब हमने कहीं बाहर से इस इलेक्ट्रॉन को, इस एटम को एनर्जी प्रोवाइड की, जिसकी वजह से इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ गई। 20 से इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हो गई फॉर एग्जांपल 40 हो गई। अब 40 होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन इस शेल में नहीं रह पाएगा। अब 40 होने के बाद इस इलेक्ट्रॉन को जंप करना होगा ऊपर वाले शेल में, क्योंकि ऊपर वाले शेल की एनर्जी है 40। भाई एक आसान सी बात है, इसको ऐसे समझ लो कि हमारे यहाँ जो, मतलब अगर कोई इंसान गरीब है तो लोग झोपड़ियों झोपड़ियों वोपड़ियों में रहते हैं, तो हमारा तासुर ये होता है ना कि वो लोग गरीब हैं थोड़ा, उनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो अच्छे घरों में रह पाए। अब मिसाल के तौर पे कोई शख्स झोपड़ियों में रहता है और अचानक से उसकी करोड़ों की लॉटरी लग जाए। अब करोड़ों की लॉटरी लगने के बाद वो कभी भी उस झोपड़ी में रहेगा? तो यकीनी तौर पे आपका जवाब होगा नहीं सर। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, इलेक्ट्रॉन 20 वाले शेल में है, उसकी लॉटरी लग गई, 20 की एनर्जी मिल गई उसको, तो अब वो 20 वाले छोटे घर में नहीं रहेगा, बल्कि अब वो 40 वाले बड़े घर में चला जाएगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन जंप करके आ जाएगा ऊपर वाले शेल में। ठीक है ना। अच्छा, अब पहली बात क्या हो गई कि जब तक इलेक्ट्रॉन एक शेल में रहता है तब तक इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी ना रिलीज करता है ना गेन करता है। मतलब यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन 20 वाले शेल में है तो जब तक वो इस शेल में है वो ना एनर्जी लूज करेगा ना गेन करेगा। ठीक है सर। अच्छा, अब ये जो बात मैंने की कि इलेक्ट्रॉन ना एनर्जी गेन करेगा ना लूज करेगा, ये बात मैंने की है, वो वाला जो पॉइंट था ना रदरफोर्ड का डिफेक्ट था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे क्यों नहीं गिरता, इलेक्ट्रॉन फॉल ऑन न्यूक्लियस, ये क्यों नहीं होता, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पर क्यों नहीं गिरता, ये वाला पॉइंट क्लियर करना चाह रहा हूँ बेसिकली। ठीक है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे बेटा इसलिए नहीं गिरता क्योंकि इलेक्ट्रॉन रहता है एनर्जी लेवल्स में। न्यूक्लियस जहां पर मौजूद होता है वहां पर एनर्जी लेवल होता है 0। ठीक है। इलेक्ट्रॉन रहता है एनर्जी लेवल में और न्यूक्लियस जिस पॉइंट पर है वहां पर एनर्जी लेवल है 0। इलेक्ट्रॉन को रहना है एनर्जी लेवल में। अब एनर्जी की कुछ ना कुछ वैल्यू तो हो ना इलेक्ट्रॉन के रहने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे गिरता इसलिए नहीं है क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कभी 0 होती ही नहीं है। न्यूक्लियस पे गिरने के लिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी का 0 होना जरूरी है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी 0 होगी तभी वो न्यूक्लियस पे गिरेगा। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कभी 0 होती ही नहीं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन हमेशा किसी न किसी एनर्जी लेवल में रहता है और किसी भी एनर्जी लेवल की वैल्यू 0 नहीं होती। और जब तक इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल में होता है वो एनर्जी गेन या एब्जॉर्ब नहीं करता। जब वो एनर्जी रिलीज नहीं कर रहा फॉर एग्जाम्पल, तो एनर्जी देखो, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, इसको अपने अंदर से 20 की एनर्जी निकालनी पड़ेगी, तब इसकी एनर्जी कितनी होगी? 0 होगी और ये न्यूक्लियस पे गिरेगा। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, ये अपने अंदर से 20 की एनर्जी निकालने के बारे में सोच ही नहीं सकता। ये 19, मतलब 19 तो छोड़ो, 1 की एनर्जी में निकालने के बारे में नहीं सोच सकता। पता है क्यों? क्योंकि 20 का शेल तो है एटम में, लेकिन एनर्जी 19 का शेल एटम में नहीं है। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन किसी वजह से किसी किसी तरह अपने अंदर से एक एनर्जी, 1 वैल्यू एनर्जी निकाल भी दे, निकालने की कोशिश भी करना चाहे तो भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि 19 का शेल नहीं है। भाई कोई करोड़पति आदमी है, बड़े महल में रहता है, अचानक से उसका करोड़ों का नुकसान हो जाए, अरबों का नुकसान हो जाए, तो क्या वो उस अब बड़े से महल में रह पाएगा? तो जवाब होगा नहीं सर, बड़े से महल में नहीं रह सकता, वो यकीनन छोटे घर की तरफ आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर भी ऐसा ही है कि बेटा जैसे ही अपनी एनर्जी को रिलीज करेगा तो ये शेल में रहने के, यानी कि 20 के शेल में रहने के लायक नहीं रहेगा, ये नीचे की तरफ आएगा। अब नीचे कोई शेल ही नहीं है, 19 या 18 एनर्जी का कोई शेल ही नहीं है।
जब नीचे कोई शेल नहीं है ना, तो इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से 20 से मजीद कम एनर्जी कर ही नहीं सकता। ये प्रॉब्लम है। यानी इलेक्ट्रॉन उतनी ही एनर्जी गेन या रिलीज करता है जितने का एनर्जी लेवल उसके, यानी कि शेल उसके एटम में होता है। अगर शेल एटम में नहीं है तो वो इलेक्ट्रॉन उतनी एनर्जी गेन या रिलीज नहीं करेगा। समझ गए? तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन कभी न्यूक्लियस पर नहीं गिरता, क्योंकि इस शेल की पहला जो शेल होता है उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, उससे कम एनर्जी का शेल ही नहीं होता, उससे कम एनर्जी की वैल्यू ही नहीं होती, तो इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी मजीद कम नहीं कर पाता। दैट इज वाई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पर नहीं गिरता। बात समझ में आ गई? अब मजीद आगे चलते हैं, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आगे चलेंगे। अब अगला जो पॉइंट हमें कह रहा है वो ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन भी करता है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज भी करता है। अब ये अजीब सी बात हो गई, सर अभी तो आप कह रहे थे नहीं करता, अब आप कह रहे हैं करता है। मैंने बेटा ये नहीं कहा कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन रिलीज नहीं करता, मैंने कहा इलेक्ट्रॉन उतनी एनर्जी गेन और रिलीज करता है जितने का शेल उस पर होता है। शेल नहीं होगा तो वो उतनी एनर्जी रिलीज नहीं या गेन नहीं करेगा। मिसाल के तौर पर ये जो दो शेल्स हैं, ये एक एटम है जिसमें दो शेल है। मान लो ये अभी नीचे वाला शेल 20 का है, ऊपर वाला शेल 40 का है। इधर भी नीचे वाला शेल 20 का है, ऊपर वाला शेल 40 का है। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन जो है वो अभी मान लो ये नीचे वाले शेल में है। ठीक है, ये रहा इलेक्ट्रॉन, ये रहा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा जब नीचे वाले शेल में है तो उसकी एनर्जी कितनी होगी? 20। अब अगर मैं इस एटम को 20 की एनर्जी दूंगा तो इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो कि 20 थी वो 20 से बढ़कर कितनी हो जाएगी? 40। तो ये इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर वाले शेल में चला जाएगा आगे। ठीक है, इसी तरीके से मान लो अभी इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है। अब किसी वजह से अगर ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी रिलीज करता है, तो मान लो इसने 20 की एनर्जी रिलीज की, तो ये जंप करके 40 से इसकी एनर्जी कम होकर 20 हो गई है, तो अब ये जंप करके नीचे आ जाएगा 20 वाले शेल में, आ गया 20 वाले शेल में। अच्छा ठीक है सर। अच्छा अब कंडीशन समझना जरा, मैंने इसको 20 की एनर्जी दी, इसने गेन की, ऊपर चला गया, इसने अपने अंदर से 20 की एनर्जी निकाली, ये इसकी एनर्जी कम हुई है, नीचे वाले शेल में चला गया। अगर मैं इसको एनर्जी 20 की जगह 15 की देता तो ये इलेक्ट्रॉन कभी भी जंप नहीं करता। अगर ये अपने अंदर से एनर्जी 20 की जगह 15 की निकालना चाहता तो ये कभी भी अपने अंदर से 15 की एनर्जी निकाल ही नहीं सकता था। अच्छा 15 की एनर्जी ये क्यों गेन नहीं कर सकता? क्योंकि इस एटम में 35 एनर्जी का कोई शेल ही नहीं है। तो अगर मैं 20 की एनर्जी इसकी ऑलरेडी है, 15 की एनर्जी ये लेगा तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? 35। 35 का शेल ही नहीं है एटम, तो इसलिए 15 की एनर्जी को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। इसी तरीके से अगर ये 40 में से 15 की एनर्जी निकालेगा तो इसकी एनर्जी हो जाएगी 25, और 25 की का शेल ही नहीं है एटम में, तो 25 की एनर्जी रख ही नहीं सकता, यहाँ पर आ जाएगा कि ये यहाँ पर आ सके। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन उतनी ही एनर्जी गेन और रिलीज करता है जितने का शेल उसके एटम में होता है। पहले डिफेक्ट का हमें जवाब मिल चुका है पिछली ही स्लाइड पर कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पर इसलिए नहीं गिरता क्योंकि पहले शेल से मजीद नीचे की तरफ एनर्जी होती ही नहीं, एनर्जी लेवल ही नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ आ पाए। ठीक है, और अब दूसरे जो डिफेक्ट था रदरफोर्ड का वो क्या था कि इलेक्ट्रॉन लाइन स्पेक्ट्रम क्यों बनाता है बजाय कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बनाने के। एटम लाइन स्पेक्ट्रम क्यों बनाता है? तो अब बताता हूँ। देखो एटम लाइन स्पेक्ट्रम इसलिए बनाता है कि जब इलेक्ट्रॉन ऊपर वाले शेल से नीचे वाले शेल में आता है ना, तो इसको अपनी एनर्जी रिलीज करनी पड़ती है। ये इसने एनर्जी रिलीज की, ये जो एनर्जी रिलीज करता है ना, इस एनर्जी की मदद से स्पेक्ट्रम बनता है, इस एनर्जी की मदद से स्पेक्ट्रम बनता है, इसी एनर्जी की मदद से कलर्स की लाइन आती है, यानी कलर्स आते हैं। अब एटम हर वक्त अपने अंदर से एनर्जी रिलीज करता ही नहीं है, ये बात तो हम पहले भी कर चुके हैं। एटम हर वक्त अपने अंदर से एनर्जी रिलीज ही नहीं करता। जब एटम हर वक्त अपने अंदर से एनर्जी रिलीज नहीं करता बेटा, तो हर वक्त स्पेक्ट्रम का मौजूद होना नामुमकिन है। भाई उसने अभी एनर्जी रिलीज की, कलर बनना शुरू हुआ और एनर्जी का रिलीज होना बंद हो गया, तो एक लाइन आ गई। अब एनर्जी रिलीज ही नहीं हो रही, गैप आ गया। फिर एकदम से उसने दोबारा से एनर्जी कहीं से किसी वजह से रिलीज की, एक और लाइन आ गई कलर की। भाई ये एनर्जी अगर कंटिन्यूसली एटम में से निकल रही होती ना, तो एटम का स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस आता।
लेकिन ये स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस ना आने की वजह क्या है कि ये एनर्जी कंटिन्यूसली निकलती ही नहीं है, कभी कभार निकलती है। तो जब जब ये एनर्जी निकलती है तब तब स्पेक्ट्रम आता है, और वो स्पेक्ट्रम फिर लाइन की सूरत में आता है, क्योंकि स्पेक्ट्रम कभी कभी बनता है। ठीक है, होप सो आपको रदरफोर्ड का दूसरा डिफेक्ट भी क्लियर हो गया होगा, जो बोहर के एटॉमिक मॉडल से ही क्लियर हुआ है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे फिर आगे चलेंगे। अच्छा, इसके बाद रदरफोर्ड साहब का के एटॉमिक मॉडल का ये आखिरी पॉइंट, और उसने कहा ओनली दोज ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दिस वैल्यू। अब ये पॉइंट समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि इसको आपको जितना हो सके ना आसानी से बताएं। इसमें m क्या है? m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v क्या है? वेलोसिटी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, r क्या है? रेडियस ऑफ ऑर्बिट, यानी कि न्यूक्लियस से लेकर शेल तक का फासला जहां इलेक्ट्रॉन है, और h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू बेटा फिक्स होती है 6.634 एक्सपोनेंट माइनस 34 जूल्स डॉट सेकेंड। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स है। अच्छा, इसमें n क्या है? n का मतलब है, n भी बता दूं, n का मतलब है नंबर ऑफ शेल, यानी कि कौन सा शेल है, पहला शेल है, दूसरा शेल है, तीसरा शेल है। पाई भी आपको पता है कांस्टेंट होता है। ठीक है ना। अब करते क्या है, इस फॉर्मूला में सारी वैल्यूज रखते हैं, यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन रखते हैं, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन रखते हैं, रेडियस रखते हैं ऑर्बिट का, सब कुछ रखते हैं, और n की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अगर सारी वैल्यूज पुट करने के बाद n की वैल्यू कोई होल नंबर आ जाए, कोई होल नंबर आ जाए, होल नंबर से मुराद होल नंबर या नेचुरल नंबर, बल्कि मैं होल नंबर में तो जीरो भी होता है, अगर कोई नेचुरल नंबर आ जाए, ठीक है, अगर कोई नेचुरल नंबर आ जाए, यानी कि 1 2 3 4 5 इस तरीके से सो ऑन, तो इसका मतलब वो शेल या वो ऑर्बिट एटम में है। ठीक है, यानी कि मिसाल के तौर पे ये एक न्यूक्लियस है, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल, ये तीसरा शेल, ये चौथा शेल, इस तरीके से। अब हम क्या करते हैं, हम पहले दूसरे शेल में मिसाल के तौर पे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू उसको निकालते हैं। इस फॉर्मूला की मदद से बेसिकली एनर्जी कैलकुलेट होती है। ठीक है, एन की वैल्यू आ जाती है, एन, ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद अल्टीमेटली हमें क्या मिलता है? अल्टीमेटली हमें मिलती है एनर्जी की वैल्यू। अगर ये एनर्जी की वैल्यू हमारे पास नेचुरल नंबर में आती है, ठीक है, अगर ये वैल्यू एनर्जी की या शेल की नेचुरल नंबर में आती है, तो इसका मतलब वो ऑर्बिट, उस एनर्जी का ऑर्बिट एटम में है। अगर ये वैल्यू नेचुरल नंबर में नहीं आती, बल्कि फ्रैक्शन या फ्रैक्शन नंबर में आती है, लाइक डेसिमल में या फ्रैक्शन में आती है, तो इसका मतलब वो एनर्जी का ऑर्बिटल एटम में नहीं है। मतलब हमें कैसे पता चलता है कि सर किस एनर्जी का ऑर्बिटल है एटम में और किसका नहीं है? आप बोल रहे थे 20 40 60 80 इस तरीके से बता रहे थे, तो मैंने तो ये वैल्यू सपोज की है अभी आपको सिर्फ बात समझाने के लिए, लेकिन जनरली हमें पता होता है कि किस शेल की एनर्जी कितनी है, और ये हमें पता चलता है बोहर के इस फॉर्मूला से, क्योंकि इससे हम एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जिसमें नेचुरल नंबर आ जाता है वो ऑर्बिट या वो शेल एटम में होता है, और जिसमें नेचुरल नंबर नहीं आता, यानी फ्रैक्शन आता है, तो इसका मतलब वो एटम शेल में नहीं होता। तो होप सो आप लोगों को बोहर्स का एटॉमिक मॉडल क्लियर हुआ होगा, और सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। अ, इसके बाद हमारा एक और टॉपिक है चैप्टर का, छोटा सा टॉपिक है, हम उसको भी आज ही कवर कर रहे हैं। अच्छा बेटा, तो अब हम बात करेंगे हमारा जो चैप्टर का अगला और लास्ट टॉपिक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से। बेटा असल में होता ये है कि आपने एटम का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, सेंटर में न्यूक्लियस होता है, उस न्यूक्लियस के आगे बाद मतलब न्यूक्लियस के आगे शेल्स होते हैं, और उन शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है ना। तो आपने ये तो चीज़ पढ़ ली। अब हमें ये पढ़ना है कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। हमें ये कैसे पता, क्या मतलब इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से जिस शेल में भी चाहता है रह लेते हैं, या कोई तादाद है या कोई जगह है, ये तो पता हो। तो अब हम बेसिकली उस तादाद को पढ़ने वाले हैं। हमने कंसीडर किया एक एटम का स्ट्रक्चर आपके सामने ड्रॉ किया है, और इसमें ये सेंटर में ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बाद हमने 5 शेल्स बनाए। पहले शेल का नाम के, दूसरे का एल, तीसरे का एम, चौथे का एन, और पांचवे का ओ। अच्छा, हर शेल का नंबर भी है, के का 1 है, एल का 2 है, एम का 3 है, एन का 4 है, और ओ का 5 है। ठीक है ना। हमने नंबर्स भी दिए हुए हैं, और इनको अल्फाबेटिकली भी बुलाया जाता है, और ये हमने नहीं दिया हुआ, मतलब केमिस्ट्री में ये चीज़ स्टैंडर्ड है।
अच्छा, हमें ये कैसे पता चलेगा कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं या कितने इलेक्ट्रॉन्स की जगह है? हमें ये पता करना है। तो अब हम ये पता कर लेते हैं। इसके पता करने के लिए हम फ़ॉर्मूला यूज़ करते हैं बेटा 2n²। यहाँ फ़ॉर्मूला लिखा हुआ है 2n²। इस 2n² के फ़ॉर्मूला की मदद से हम पता कर लेते हैं कि किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। n का मतलब है नंबर ऑफ शेल। अब आ जाओ पहले शेल पर। हमें पता करना है भाई k शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो k शेल का नंबर क्या होता है 1। तो मैंने फॉर्मूला लगाया 2n² इज इक्वल टू 2 ऐसे ही रहेगा। n की जगह पर 1 आ जाएगा जो कि शेल का नंबर है। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 2 1 ज़ा 2, यानी कि पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। ठीक है। अच्छा, अब आ जाए एल शेल पर। एल शेल के लिए भी फॉर्मूला ये लगाएं 2n²। ठीक है ना। अच्छा, 2n² आपने फॉर्मूला लगा दिया, 2 वैसे ही रहेगा। एल शेल का नंबर क्या है 2, तो n की जगह पे आप पुट करेंगे 2। अब 2 का लेना है आपको स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर होता है 4। 2 4 ज़ा 8 इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि एल शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अच्छा, याद रहे ये मैक्सिमम टेंडेंसी है, इसका मतलब इतने मैक्सिमम आ सकते हैं। इससे ज्यादा होंगे तो अगले शेल में बात जाएगी, कम होंगे तो मसला नहीं है, ज्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है। अब आ जाओ तीसरा शेल। तीसरा शेल है हमारे पास, इसमें फॉर्मूला लगाया 2n² का। तो 2 और n की जगह पर वैल्यू पुट की हमने 3। 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है बेटा 9। तो 2 9 ज़ा 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। इसी तरीके से अब चौथे शेल पर आ गए, फॉर्मूला वही लगेगा बेटा 2n²। अब 4 का स्क्वायर पुट किया, तो 4 का स्क्वायर 16, 16 2 ज़ा 32 इलेक्ट्रॉन्स। सही है। यानी कि एन शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम आ सकते हैं। ठीक है, कम आ जाए चलेगा, ज्यादा नहीं हो सकते। अब ओ शेल में देखते हैं। ओ शेल का नंबर क्या है 5, तो 2 और n²। अब n की जगह पे हमने 5 पुट किया, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 5 का स्क्वायर होता है 25। 5 5 25, 25 2 50 इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि ओ शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं बेटा, ओ शेल में मैक्सिमम 50 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो इस तरीके से एटम के शेल की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, शेल में इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या करना है, आपके पास आज मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी डिस्ट्रीब्यूशन की। आपको मैं एक असाइनमेंट दे रहा हूँ और असाइनमेंट आपके पास ये है बेटा कि आपको एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 20 तक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। ये आपका असाइनमेंट है। आपको 1 से लेकर 20 एलिमेंट तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप कैसे करेंगे, मैं 2 एग्जांपल्स आपको देकर समझा भी देता हूँ कि आपने करना किस तरीके से। ठीक है। तो 1 से 20 तक में 2 एग्जांपल्स मैं खुद करा रहा हूँ। सही है। और मैं कोई बड़ी एग्जांपल्स देख लेता हूँ जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो। अब देखो, पहला मैंने लिया फॉर एग्जांपल एटॉमिक नंबर 13। ठीक है। एलिमेंट कौन है 13 पर वो छोड़ दो, 13 लिखा। अब 13 का मतलब है 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है। तो अब 13 इलेक्ट्रॉन्स को इन शेल्स में बारी बारी डिस्ट्रीब्यूट करना है। पहला शेल जो है के, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। दूसरा शेल है एल, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की जगह है 8। हमारे पास 13 थे, 13 में से 2 चले गए, अब 8 आ गए यहाँ पर। अब कितने हो गए, 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 13 में से 10 इलेक्ट्रॉन्स हमने फिल कर दिए। कितने रह गए, अब हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। अच्छा, 3 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे बेटा एम शेल में। कितने रह गए, 3 रह गए ना, तो 3 लिख दिया आपने, सिंपल। अब मैं एक एटॉमिक नंबर कर रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल 18। अब 18 को, 18 इलेक्ट्रॉन्स को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले शेल में जाएंगे, आपने लिख दिया के में 2 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन्स की जगह दूसरे शेल में आपने लिख दिया एल में 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। कितने हो गए, 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब कितने रह गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। मतलब 8 इलेक्ट्रॉन्स को अभी तक आपने जगह अलॉट नहीं की है। वो कहाँ जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन एम में जाएंगे, क्योंकि एल भर गया है, एम में 8 इलेक्ट्रॉन आ गए।
यानी कि देखो पहले K भरता है फिर L भरते हैं, फिर L जब भर जाता है फिर M भरते हैं। इस तरीके से हम ग्रेजुअली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हुए जाएंगे। तो आपको एटॉमिक नंबर 1 से लेकर 20 तक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है अपनी कॉपी के अंदर। इसी के साथ, इसी टॉपिक के साथ हमारा चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, इसके साथ कुछ और छोटी-छोटी सी बातें थी, आइसोटोप, मास नंबर, एटॉमिक नंबर, ये मैं आप लोगों को चैप्टर 2 में ही पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, इसलिए मैं उसको अभी डिस्कस नहीं कर रहा। हमारा चैप्टर नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आप लोगों को अगर कोई सवाल हो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास मेरा मौजूद है। दूसरी बात ये कि नोट्स आप लोगों के पास भी मौजूद हैं। क्लास 8 आपका काम ये है कि आपको वो नोट्स जो मैंने प्रोवाइड किए हैं, वो पूरे नोट्स आपको अपने रजिस्टर में नोट डाउन करना है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।